नमस्कार दोस्तों, क्लासिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज से आधुनिक भारत के इतिहास के लिए रेगुलर कक्षाएं प्रारंभ हम कर रहे हैं। अगर पहले आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लिया है तो यहाँ से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और इतिहास में सबसे अधिक क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से पढ़ना चाहिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कहाँ से कहाँ तक के समय को आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद के समय को इतिहासकार आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में रखते हैं। और क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इससे पहले मानव उत्पत्ति से लेकर 712 ईस्वी तक के समय को प्राचीन भारत के इतिहास में इसे पढ़ा जाता है। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहली बार अरबों ने आक्रमण किया था। तो उस समय से मध्यकालीन भारत प्रारंभ होता है और 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के समय को मध्यकालीन भारत कहा जाता है। ठीक है, तो लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास वास्तव में कहाँ से पढ़ना चाहिए? यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों का जब भारत में आगमन हुआ तो उससे भारत के समाज पर और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव हुआ और बहुत लंबे समय तक और आज तक वो प्रभाव देखा जाता है। तो सबसे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये समझ लेते हैं कि यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आईं, भारत में ही आखिर क्यों आना चाहती थी। तो उन सब बातों को समझेंगे। जब भारत में सल्तनत काल चल रहा था 14वीं सदी के आसपास, तो उधर यूरोप में भी एक बहुत ही प्राचीन साम्राज्य रोमन साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था और एक नए साम्राज्य का उदय हो रहा था, उस्मानिया अम्पायर या तुर्की अम्पायर जिसे बोला जाता है, तुर्की साम्राज्य, या इसे ऑटोमन साम्राज्य भी इतिहास में कहा जाता है। तो उसका उत्थान हो रहा था। तो पहले रोमन साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रोमन साम्राज्य जो था ना, वो आगे जाके दो भागों में बंट गया था, पूर्वी रोमन और पश्चिमी रोमन। तो पूर्वी रोमन की जो राजधानी थी, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? वर्तमान में रोम में, जो कि इटली की राजधानी है। और पश्चिमी रोमन की राजधानी, और पूर्वी रोमन की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कुस्तुनतुनिया। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को बैजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता है और इसकी राजधानी कहाँ थी? कुस्तुनतुनिया, और जिसे अभी तुर्की का शहर इस्तानबुल को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? कुस्तुनतुनिया। तो ये जो है ना, पहले ये समझ लेते हैं कि जो कुस्तुनतुनिया शहर है इसकी स्थिति क्या थी। तो ये इधर यूरोप महाद्वीप है और इधर एशिया महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में ये शहर स्थित है, इस्तानबुल। इसका कुछ हिस्सा अभी जैसे आपको पता है, इसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है और कुछ एशिया में आता है। तो जो भारत के साथ में जो व्यापार होता था, यूरोप में पहले से ही भारत के साथ व्यापार के संबंध थे। जो भारत के साथ व्यापार हो रहा था वो पहले स्थल मार्ग से हो रहा था। रोम के जो व्यापारी आते थे भारत, तो वो यहाँ से अरब सागर से जाते थे और उसके बाद में रोम, और फिर वहाँ से स्थल मार्ग से यूरोप के अन्य देशों में जैसे स्पेन, पोलैंड और ब्रिटेन, इन देशों में सामान पहुँचाते थे। तो इसी मार्ग से होकर जब वो गुजरते थे तो यहाँ पर पहले तो था रोमन साम्राज्य यानी कि बैजेंटाइन साम्राज्य, और 1453 में जब इसका पतन हो गया तो कौन सा साम्राज्य आया? नया ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य यानी कि मुस्लिम साम्राज्य आया और इन्होंने व्यापारिक मार्ग पर नए नए तरह के टैक्स लगाए, जिससे जो रोमन व्यापारी थे उन्हें इस मार्ग से जाने में दिक्कत होती थी और ज़्यादा इसमें टैक्स देना पड़ता था। और अब इनके लिए जो यूरोप में व्यापार करना उतना संभव नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर अब ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो रोम के जो व्यापारी थे जो यूरोप के अन्य भागों में, हालांकि रोम यूरोप में ही आता है लेकिन यूरोप के अन्य भागों में सामान नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो इस तरह से ये यहाँ पर व्यापार प्रभावित हुआ ऑटोमन एम्पायर के द्वारा, क्योंकि अधिक टैक्स लगा दिया था। अब ये जो यूरोप के अन्य देश थे जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, इसे एक अवसर के रूप में देख रहे थे। ये सोच रहे थे कि भारत के लिए अगर नए समुद्री मार्ग की खोज कर ली जाए तो उसके लिए व्यापार करना काफ़ी आसान हो जाएगा और वहाँ से सामान ला के यूरोप में, जिसकी काफ़ी मांग है, यहाँ पे आसानी से बड़े लाभ के साथ इसे बेचा जा सकता है। तो इसी महत्वाकांक्षा में जो
पुर्तगाल और स्पेन में बहुत सारे समुद्री अभियान इन्होंने प्रारंभ किए भारत की खोज के लिए। तो सबसे पहले जो भारत की खोज के लिए जो अभियान प्रारंभ किया था, जो जिसका प्रमुख आता है, तो पुर्तगाल का जो राजकुमार था प्रिंस हेनरी ने सबसे पहले प्रारंभ किया। तो प्रिंस हेनरी को, पुर्तगाल के राजकुमार को द नेविगेटर भी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बड़ी दिलचस्पी थी भारत की खोज के लिए। ये सोचता था कि भारत के अगर समुद्री मार्ग की खोज हो जाए तो भारत के साथ व्यापार हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी क्रम में इसने बहुत सारे समुद्री यात्रियों को भारत की खोज के लिए भेजा, लेकिन ज़्यादातर समुद्री यात्री ये अफ्रीका महाद्वीप से ही वापस लौट जाते थे। अफ्रीका महाद्वीप से, ये देखो पहले एक लोकेशन समझ लेते हैं। ये है तुर्की, ये यहाँ पे है तुर्की, और यहाँ पे कहीं है इस्तांबुल, इधर पे है मरमरा सागर, इधर है काला सागर, ठीक है। तो अब भारत से जो व्यापार होता था वो कैसे होता था, यहाँ से ईरान ऐसे जाके, उसके बाद तुर्की, उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में सामान जाता था। तो ये रास्ता बंद हो गया था क्योंकि यहाँ पर जाना, ऑटोमन साम्राज्य ने जाना टैक्स लगा रखा था। तो ये है इस्तांबुल। अब इसके बाद में पुर्तगाल और स्पेन की लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ये जो है ना यहाँ पे यूरोप में, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये है पुर्तगाल, और इधर जो हल्का रेड दिखाई दे रहा है वो है स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन के ज़्यादातर व्यापारी भारत की खोज में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा पुर्तगाल का जो राजकुमार प्रिंस हेनरी भारत की खोज के लिए लगातार यहाँ से अभियान भेज रहा था, और ये ज़्यादातर जो व्यापारी थे वो भारत की खोज के लिए निकलते थे और अफ्रीका महाद्वीप के आसपास होके यहाँ से वापस हो जाते थे, लेकिन भारत तक पहुँच नहीं पा रहे थे। इस तरह से इस क्षेत्र में काफ़ी जानकारी हो गई थी कि कैसे होके जाना है अफ्रीका तक। तो इसने प्रिंस हेनरी ने क्या किया था, अफ्रीका तक के जो है ना क्षेत्र का इसका मैप तैयार करवाया, और इसने यहाँ पे उसके बाद में एक और यात्री को भेजा 1498 में। 1498 में एक यात्री को भेजा बार्थोलोमेव डियाज को, 1488 में, ये 87 में आया, 88 में वापस गया था बार्थोलोमेव डियाज। तो पुर्तगाल का ये जो यात्री था बार्थोलोमेव डियाज, ये इस अफ्रीका महाद्वीप के किनारे से होकर, और सबसे पहले कहाँ पहुँचा, यहाँ पे अफ्रीका में नीचे की साइड में एक अंतरीप है जिसे बोला जाता है कैप ऑफ गुड होप, इसे या उत्तमाशा अंतरीप या फिर आशा अंतरीप भी बोला जाता है। यहाँ जब पहुँचा ये बार्थोलोमेव डियाज, कौन पहुँचा था, बार्थोलोमेव डियाज 1487 में यहाँ पे पहुँचा कैप ऑफ गुड होप पर, 1488 में वापस पुर्तगाल चला गया था। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी आंधी तूफानों का सामना करना पड़ा। तो फिर इसके बाद में ये आगे नहीं बढ़ पाया और यहीं से वापस हो गया, और इसने इस अंतरीप को नाम दिया था कैप ऑफ स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब आंधी तूफान या तूफानी अंतरीप, इसका नाम दिया। तो पहले तो ये वही समझ लो कि अंतरीप किसे कहते हैं, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है एक बड़ा भूभाग, तो उससे प्रायद्वीप बोलते हैं। अगर तीन ओर से समुद्र से घिरे ऐसे भाग को, जो एक संकरा होता है, बहुत पतला सा होता है, तो उसे हम फिर क्या बोलते हैं, अंतरीप। तो यहाँ पे एक उभरा हुआ सा था, जैसे भारत में है कन्याकुमारी अंतरीप है, कैप कोमोरिन जिसे बोला जाता है। तो कैप का मतलब होता है अंतरीप। तो यहाँ पर जब बार्थोलोमेव डियाज पहुँचा 1487 ईस्वी में, तो यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा आंधी तूफानों का सामना करना पड़ा, जहाँ से वो वापस हो गया। और इस अंतरीप को उसने क्या कहा था, कैप ऑफ स्टॉर्म, तूफानी अंतरीप। यहाँ से वापस होने के बाद इसने जाके सारी बात बताई। फिर इसके वापस पहुँचा 1488 में। वापस पहुँचने के 10 साल बाद वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला था। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी, उसे भी समझ लेते हैं। जो कि एक इटली का निवासी था, क्रिस्टोफर कोलंबस। इटली आप देखेंगे मैप में, इटली जो यहाँ पे कहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है, इटली का निवासी था, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है।
इटली का निवासी था क्रिस्टोफर कोलंबस, और ये भारत की खोज के लिए खोजना चाहता था भारत को। तो ये अपना प्रस्ताव लेकर पहुंचा सबसे पहले पुर्तगाल, प्रिंस हेनरी के पास, हमें आप सहायता दीजिए, हम भारत की खोज करेंगे। लेकिन प्रिंस हेनरी ने इसकी बात नहीं मानी। उस समय जो प्रिंस हेनरी जो राजकुमार था, उसके पिता का नाम इमैनुअल या मैनुअल प्रथम था, ऐसे भी पूछ सकता है। जब वास्को डी गामा भारत आया तो पुर्तगाल का शासक कौन था? मैनुअल प्रथम। ये आगे अभी देखेंगे, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो फिर उसके बाद में वो जो कोलंबस था स्पेन गया और स्पेन से जाके सहायता मांगी। तो स्पेन की रानी जो इसाबेला थी, उन्हें इस बात में इंटरेस्ट आया। उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम सहायता देते हैं, आप भारत की खोज कीजिए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में यहाँ से स्पेन से चला, और लेकिन उसे ऐसा लगता था कि पश्चिम की ओर जाने पर भारत मिल जाएगा। तो पश्चिम की ओर ये चलता गया और यहाँ पे पहुँचा बहामास, एक देश है अफ्रीका महाद्वीप, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहामास उत्तरी अमेरिका में बीच की जो जगह कैरिबियन सागर के आसपास, यहाँ पे पहुँचा ये, और उसे लगा कि हमने भारत की खोज कर ली। ये 3 जहाज़ों के साथ 90 यात्रियों को लेकर लगभग 2 महीने की यात्रा के बाद यहाँ पहुँच पाया था, बड़ी मुश्किल से। उसे लगा कि हमने भारत की खोज कर ली, और इसने इसे इंडीज का क्या कहा? इंडीज। तो बाद में देखा गया कि ये इंडिया नहीं है और ये पश्चिम की साइड में है, तो फिर लोगों ने इसे वेस्ट इंडीज नाम दिया। ठीक है। इसके अलावा फिर इसने उत्तरी अमेरिका के अन्य द्वीपों पर भी गया और वापस लौट आया। ये बेचारा अंत तक इसी भ्रम में रहा कि हमने भारत की खोज कर ली, और बाद में फिर इसकी जल्दी मृत्यु भी हो गई। तो पहली जो कोशिश की गई थी बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा, जो कि आशा अंतरीप तक पहुंचा था। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में इसने अमेरिका की खोज की, 1492 में। ठीक है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा 1498 में चला। वास्को डी गामा ऐसे किनारे 1498 में चला, और ये आशा अंतरिक्ष से होते हुए और ऐसे जाते हुए यहाँ पे मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या के पास से होते हुए इधर है मेडागास्कर। इधर जो द्वीप है वो मेडागास्कर है, द्वीपीय देश है। इसके बीच से होते हुए और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ से गया। यहाँ पे उसे एक गुजराती व्यापारी मिल गया, अब्दुल मुनीक। क्या नाम था? अब्दुल मुनीक। क्योंकि पहले से भारत और अरब देशों में व्यापार होता था, तो यहाँ से एक गुजराती व्यापारी इसे अब्दुल मुनीक मिला, और यहाँ से उसे पथ प्रदर्शक के रूप में अब्दुल मुनीक उसके साथ में आया। और ये अब्दुल मुनीक के साथ में कहाँ पहुँचा? कालीकट। तो मालाबार तट पर कालीकट में पहुँचा। देखिए, ये है यहाँ पे पुर्तगाल, ये है स्पेन। ठीक है, स्पेन से सबसे पहले कौन चला था? क्रिस्टोफर कोलंबस। यहाँ कहाँ पहुँचा? वेस्ट इंडीज में 1492 में। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज कर ली। उसके बाद में यहाँ से बार्थोलोमियो डियाज चला था। बार्थोलोमियो डियाज, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। बार्थोलोमियो डियाज, और यहाँ पहुँचा जब आशा अंतरीप पर। इसे क्या कहा गया है? आशा अंतरीप। तो बार्थोलोमियो डियाज कहाँ पहुँचा? आशा अंतरीप पर 1488 में। कब? कैप ऑफ गुड होप 1488 में ये पहुँचा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपको पूरी बात बताई, यहाँ से भी वापस लौट गया। 1492 में कोलंबस पहुँचा था अमेरिका। 1400 जिसके 10 साल बाद, बार्थोलोमियो डियाज के लौटने के 10 साल बाद वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला, और इसी रास्ते से होकर वो आशा अंतरीप होते हुए और मेडागास्कर, यहाँ मोजाम्बिक, तंजानिया, और ये जो है ना, ये हॉर्न से निकली हुई है। इसे अफ्रीका हॉर्न से होने के बाद में यहाँ से एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक, किसकी सहायता से? 1400, पहले डेट लिखते जाते हैं, 1498 में ये भारत पहुँचा था।
किसकी सहायता से? अब्दुल मुनीक, जो कि एक गुजरात का व्यापारी था, उसकी सहायता से कहाँ पहुँचा? मालाबार तट पर, केरल में कालीकट में। तो ये कालीकट, जिसे अब कहा जाता है कोझिकोड, कोझिकोड जब पहुँचा तो वहाँ के शासक, स्थानीय शासक जमोरिन ने, जो कि माना जाता है कोई हिंदू शासक रहा होगा, जमोरिन एक उपाधि दी गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया वास्को डी गामा का। और इसके बाद में तो अब आगे समझते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन का कारण क्या था? 1453 में कुस्तुतनिया यानी कि इस्तांबुल पर तुर्कों का, ओटोमन साम्राज्य का शासन हो गया था, उसके कब्जे में चला गया, जिसके कारण जो व्यापारिक मार्ग है, जो रोम से होकर जाता था व्यापारिक मार्ग यूरोप के अन्य देशों में, वो इस्तांबुल से होकर जाता था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी कर देना पड़ता था। और ये अब रोम के जो व्यापारियों के लिए ये रास्ता ज़्यादा लाभकारी नहीं रहा व्यापार की दृष्टि से। ठीक है, इसके अलावा आने के और भी कारण थे। इस समय नई चीज़ों का निर्माण हुआ, जैसे नए नए जहाज़ों का निर्माण हुआ, दिशा सूचकों का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो पुर्तगाल और स्पेन के जो व्यापारी ये चाहते थे कि एशिया पर जैसे कि अरब व्यापारियों का कब्जा है, यूरोप पर रोमवासियों का कब्जा है, तो इसमें खुद की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो इस उद्देश्य से ये प्रारंभ में आए थे, केवल व्यापार करने के उद्देश्य से। अब आगे समझते हैं यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियाँ कौन सी आई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्टाडो द इंडिया कहा जाता है, आगे पढ़ लेंगे। तो 1400 कब आई है? 1498 में। और 1498 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में ये भारत आया और इसने अपनी पहली कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित की थी। इसे आगे आप पढ़ ही लेंगे। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे आधुनिक भारत के इतिहास में काफ़ी डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो अब पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पुर्तगालियों का जो भारत में आगमन, जैसे कि पता है 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। उसके बाद में वो 3-4 महीने यहाँ रुका। यहाँ से काली मिर्च और बहुत सारे मसाले और जड़ी बूटियाँ लेकर वास्को डी गामा पुर्तगाल वापस गया। उसके 2 साल बाद 1500 ईस्वी में दूसरा अभियान पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल के नेतृत्व में प्रिंस हेनरी के द्वारा भेजा गया। प्रिंस हेनरी जो कि पुर्तगाल का राजकुमार था। हेनरी, इसे द नेविगेटर भी कहा जाता है, ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। द नेविगेटर, नेविगेटर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, द नेविगेटर। ठीक है, तो 1500 ईस्वी में दूसरा अभियान पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल के नेतृत्व में भारत में भेजा गया और इसके साथ में काफ़ी लाव लश्कर के साथ में ये आया। अपने साथ ये 13 जहाज़ों लेके आया और इसके अलावा जो पहला यात्री 1488 में पुर्तगाल वापस लौट गया था केप ऑफ गुड होप से, बार्थोलोम्यू डियाज, ये पुनः भारत इसके साथ आया। और पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल इससे पहले 1500 ही ईस्वी में किसकी, ब्राज़ील की खोज कर चुका था। ठीक है, तो ये इसके कारण इसे फिर भारत में भेजा गया था। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत में आया और इसने अब की बार जो आने का उद्देश्य था वो एक कोठी, एक फैक्ट्री, पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करना इसका उद्देश्य था। तो 1503 में पहली पुर्तगाली कोठी कोचीन में वास्को डी गामा ने स्थापित की। ठीक है, और जब पुर्तगाली भारत में आए तो उस समय जैसे कि मैंने अभी बताया मैनुअल प्रथम पुर्तगाल का सम्राट था। इसे इमैनुअल प्रथम भी कहा जाता है, इमैनुअल प्रथम, कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है, इमैनुअल प्रथम नाम भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब जब ये वास्को डी गामा यहाँ से सामान लेकर पुर्तगाल पहुँचा था तो कहा जाता है इसने आने जाने का सारा खर्चा निकाल कर इसे जो व्यापार में कितना लगभग 60 गुना से अधिक का लाभ हुआ। जितने का यहाँ से सामान इसने खरीद के ले गया उससे उसे 60 गुना अधिक लाभ हुआ, सारा खर्चा काट कर। तो आप समझ लीजिए कितनी ज़्यादा उत्सुकता रही होगी दोबारा आने में।
तो पुर्तगाली आगे समझते हैं, लेकिन पुर्तगाली व्यापार करने के उद्देश्य से आए और उन्होंने वास्को डी गामा पहली बार जब आया तो उसने नोटिस कर लिया कि ज़्यादातर भारत का जो व्यापार है वो रोम के निवासी और अरब देशों के निवासी भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं और ये ज़्यादातर नियत्थे आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हिंद महासागर में अपनी नौसेना शक्ति अगर बढ़ाई जाए तो इन्हें रोका जा सकता है और यहाँ पे एकाधिकार इसके व्यापार पर, हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया जा सकता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले पुर्तगालियों का गवर्नर या वायसराय बनकर आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया और इसके बाद में बहुत ही प्रमुख एक और नीनो डी कुना। तो केवल 3 पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि इससे ज़्यादा थे। तो पुर्तगाली गवर्नरों में सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के नाम, वैसे पुर्तगाली गवर्नर काफ़ी हुए लेकिन आप केवल 3 ही पुर्तगाली गवर्नर को पढ़ेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में ये पुर्तगाली गवर्नर बना। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, शांत जल की नीति है, नीले जल की नीति, जिसका उद्देश्य क्या था, अपना वर्चस्व स्थापित करना, किस पर, हिंद महासागर पर अपना वर्चस्व स्थापित करना। और इसी क्रम में जब ये हस्तक्षेप कर रहा था हिंद महासागर से होने वाले व्यापारियों पर, लूट भी रहा था, तो मिस्र और तुर्की और गुजरात का जो शासक था महमूद बेगड़ा, इसकी संयुक्त सेना ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की नौसेना को हरा दिया 1507 में। इस संयुक्त सेना ने अल्मीडा को 1507 में हराया। इसी में इसका पुत्र भी मारा गया, लेकिन इसने अगले 2 ही साल बाद इसका बदला ले लिया। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने संयुक्त सेना को, इन तीनों की सेना को एक साथ हरा दिया। ठीक है, और उसके बाद में ये वापस चला गया कहाँ पर, पुर्तगाल में। अब जो अल्मीडा के बाद में आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर रहा। इसे ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी विदेशी ने, सिकंदर के बाद में किसी विदेशी ने भारतीय किसी राज्य पर कब्जा किया हो। तो 1510 में गोवा को जीता इसने, बीजापुर के शासक से गोवा को जीत लिया। उसके बाद में 1511 में मलक्का, व्यापारिक मंडी मलक्का, जो कि मलाया द्वीप में मलेशिया में पड़ता है, तो उसे भी इसने 1511 में जीता। इसके बाद 1515 में हरमुज की जल संधि जो है, हरमुज की जल संधि फारस की खाड़ी में स्थित है, जो कि व्यापार की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, इसे भी इसने जीत लिया। तो ये इससे भी आपको ध्यान रखना, ये क्रम पूछ लेते हैं। सबसे पहले इसने गोवा को जीता, अगली साल इसने मलक्का को, और फिर 1515 में इसने हरमुज को भी जीता, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित है। 1515 की एक और इम्पोर्टेंट घटना है, 1515 में ही पहला चर्च भारत में बना गोवा में। ठीक है, 1515 में, ये भी ध्यान रखना है। अब इसने क्या किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जब गोवा को जीत लिया तो गोवा को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और इसने यहाँ पर भारतीयों को पुर्तगाली सेना में शामिल किया। इसके अलावा इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए भी उत्साहित किया, ताकि पुर्तगालियों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा सके। और यहाँ पर एक कुप्रथा जो चल रही थी, सती प्रथा, इस पर इसने रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन इसमें ज़्यादा सफल नहीं हुआ। ये जो था ना, भारतीय स्त्रियों से विवाह करना और धर्म परिवर्तन कराना, इसी के कारण यहाँ पर इसके पुर्तगालियों के खिलाफ लोगों का रोष उत्पन्न हुआ आगे जाके। तो अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद में जो प्रमुख एक और गवर्नर होता है, नीनो डी कुना, इसने गोवा को पहली बार प्रशासनिक राजधानी बनाया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया था, लेकिन इसने गोवा को प्रशासनिक राजधानी भी बनाया, यानी कि अब गोवा है पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र हो गया। ठीक है, इसके बाद में नीनो डी कुना ने सैन थोमे मद्रास
हुगली जो कि बंगाल में है और दमन द्वीप गुजरात में, यहाँ पे इसने बस्तियाँ स्थापित की। अब समझ लेते हैं कि भारत आने का उद्देश्य क्या था पुर्तगालियों का। तो भारत आने का जो उद्देश्य था, सब प्रारंभ में तो था व्यापार करना, इसके बाद में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो ये उनका प्रारंभिक उद्देश्य था। लेकिन यहाँ की राजनीतिक हस्तक्षेप में भी ये पीछे नहीं रहे और इन्होंने यहाँ की परिस्थितियों का लाभ उठाया और राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया, जो कि इनके पतन का कारण भी बना। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात जैसे करते हैं, पुर्तगालियों ने चलाया था कार्टेज आर्मेडा काफिला। कार्टेज आर्मेडा काफिला क्या? कार्टेज एक तरह का परमिट होता था। इस पद्धति में क्या होता था, कोई भी भारतीय या अरब का जहाज हथियार और काली मिर्च का व्यापार अरब सागर से होकर नहीं कर सकता था। यानी कि बिना पुर्तगालियों की अनुमति से भारतीय जहाज या फिर अरब देशों का कोई भी जहाज हिंद महासागर से नहीं गुजर सकता था। ठीक है। और इसी क्रम में अकबर को भी, लेकिन इन्होंने अकबर, उस समय बादशाह अकबर जो थे, उन्हें निःशुल्क अनुमति दे रखी थी। अब निःशुल्क अनुमति देने का मतलब ये समझ में आ गया कि हाँ, अकबर कार्टेज आर्मेडा काफिला को मानता था, हाँ उसे परमिशन दे रखा था पुर्तगालियों ने निःशुल्क निकलने के लिए, लेकिन इसे ये मानता देता था अकबर। ठीक है, कार्टेज आर्मेडा काफिला को। ठीक है। इसके बाद में बंगाल का शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को सतगांव और चटगांव 2 जगह इसने दी, यहाँ पर कोठी स्थापित होने की। और फिर इनका जब पतन हो गया था सतगांव और चटगांव, तो अकबर के समय में अकबर ने हुगली पुर्तगालियों को दिया था और इन्होंने यहाँ पर अपनी कोठी स्थापित की थी। आगे जाके शाहजहाँ ने हुगली को बर्बाद कर दिया और यहाँ से इन्हें भगा दिया था, ये अलग बात है। तो अब ये समझ लेते हैं कि पुर्तगालियों के भारत में आने से क्या लाभ हुआ था, कुछ नई चीज़ें क्या परिवर्तित हुई थी। तो पुर्तगालियों के भारत को देन की अगर बात करेंगे तो पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले जो विदेशी व्यापार, जैसे जापान के साथ इधर पूर्व की साइड में, तो जापान के बीच, भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों की ही देन है। इसके अलावा पुर्तगाली तम्बाकू, आलू और मक्का की खेती का प्रचलन पुर्तगालियों के द्वारा भारत में किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इनका प्रचलन भारत में तम्बाकू पुर्तगाली लाए। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की भी देन है, जो पुर्तगालियों की ही देन है। पपीता, अनानास, लीची, संतरा, काजू, ये एक तरह के फैक्ट हैं, इसे आपको रटना ही है बस। तो ये पुर्तगालियों ने भारत में प्रारंभ किया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक और है, गोथिक स्थापत्य कला, यानी कि भवन निर्माण की जो कला है, गोथिक स्थापत्य कला, ये पुर्तगालियों की देन है। ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा स्थापत्य कला में बेसर शैली, नागर शैली, तो इस तरह की एक और होती है स्थापत्य कला गोथिक भवन निर्माण की। तो ये किसने, पुर्तगालियों ने भारत में प्रारंभ की थी। अब पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अधिक उन्नति की थी, लेकिन पुर्तगाली इतने ज़्यादा सफल क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि पुर्तगाली ज़्यादा धार्मिक रूप से ज़्यादा कट्टरपंथी थे, वो धार्मिक रूप से असहिष्णु थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे व्यापार करने की तुलना में शुरुआत में ही। इसके अलावा भारतीय स्त्रियों से शादी करना और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराना, ये इनके लिए उल्टा पड़ गया और जिसके कारण भारतीय जनता इनके विरोध में हो गई। इन्हें नहीं चाहती थी कि ये यहाँ पर व्यापार करें। इसके अलावा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसे एस्तादो द इंडिया कंपनी कहा जाता था। इस कंपनी में ज़्यादा भ्रष्टाचार था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में। और उसी बीच डचों का 1596 के आसपास भारत में डचों का प्रवेश हो गया और इन्होंने नए हथियार बना लिए थे और हल्का जहाज बना लिया था, पानी वाला जहाज, जिससे आना जाना ज़्यादा सुगम हो गया था और डच ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे पुर्तगालियों से। तो डचों ने पुर्तगालियों को यहाँ से इनका व्यापार ज़्यादातर समेट ही दिया था और ये ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाए फिर डचों के सामने। इस तरह से इनका पतन हुआ। तो
इस क्लास में आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये पहला वीडियो है आधुनिक भारत के इतिहास में। निश्चित तौर पर आगे आपको फ़ायदा होगी अगर आप आगे देखेंगे, तो आगे जो वीडियो लेके आएंगे उसे आप ज़रूर देखिएगा। अगर ये आपको कैसा लगा, इसमें जो आप सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे अब देखते हैं। धन्यवाद।